नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलोसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं आपको बीए ऑनर्स फिलोसफी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर नीति शास्त्र एथिक्स को पढ़ाने वाली हूँ और आज का हमारा विषय है इच्छा का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ डिजायर। नीति शास्त्र से संबंधित अपने पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि एक तो नीति शास्त्र के लिए क्या मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता है, क्या उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की आवश्यकता है, अगर है तो क्यों, ऐच्छिक और अनैच्छिक कर्मों का अंतर क्या है, साथ ही नैतिक विवेचन की प्रकृति पर मैंने बात की थी। आज उसी क्रम में मैं जिन विषयों को पढ़ाऊंगी वो हैं कि एक तो इच्छा का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और साथ ही संकल्प, अभिलाषा, चरित्र, स्वभाव, आचरण आदि संप्रत्तियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और उनका अर्थ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इच्छा के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से, साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ डिजायर से। नैतिक विवेचन जो कि इच्छाओं के संघर्ष से ही प्रारंभ होते हैं, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि संघर्ष ना हो तो नैतिक विवेचन की कोई आवश्यकता ही नहीं हो। ये इच्छाएं ही हमारे अधिकांश ऐच्छिक कर्मों की प्रेरक हैं। इन्हीं के कारण नैतिक, उचित, अनुचित का प्रश्न उठता है, अतः इनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आवश्यक है। दरअसल जब हम किसी प्रकार की कमी यानी वांट, जब हम किसी प्रकार की कमी का अनुभव करते हैं तब हमें उसको मिटाने के लिए किसी वस्तु की इच्छा होती है, डिजायर होती है। उसके मूल में वर्तमान अवस्था से तो असंतोष है और साथ ही बेहतर अवस्था है ना, उससे बढ़िया अवस्था की प्राप्ति की ओर एक प्रवृत्ति होती है। ये एक जटिल मानसिक अवस्था है, उसमें ज्ञानात्मक, रागात्मक और संकल्पात्मक तीनों ही प्रकार के तत्व हैं। यानी कि इच्छा का अगर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो उसमें तीन प्रकार के तत्व जो हैं वो प्राप्त होते हैं। एक तो ज्ञानात्मक, दूसरा रागात्मक और तीसरा संकल्पात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष में कमी को मिटाने वाली साध्य वस्तु का विचार है, यानी कि जो कमी आपको महसूस हो रही है उसको जो मिटाएगी वो जो साध्य वस्तु है उसका विचार ज्ञानात्मक पक्ष में आता है। यही भूख में और इच्छा में अंतर भी है। इसके साथ ही इच्छा में उस साध्य वस्तु को प्राप्त करने के साधन का भी विचार आता है कि वो जो साध्य वस्तु उसे हम किस साधन से प्राप्त करेंगे, ये विचार भी आता है। इच्छा की उत्पत्ति में व्यक्ति वर्तमान और भविष्य की तुलना भी करता है। वर्तमान यानी यथार्थ और भविष्य यानी आदर्श, यानी यथार्थ और आदर्श में जितनी ही अधिक असमानता होगी उतनी ही तीव्र इच्छा हमें अपनी आकांक्षित वस्तु या जिस वस्तु को हम चाहते हैं उसको प्राप्त करने की होती है। यानी जितना आप यथार्थ और आदर्श में अंतर पाएंगे उतनी ही आपकी तीव्र इच्छा होगी उस वस्तु को प्राप्त करने की। ये तो हुआ इच्छा का ज्ञानात्मक पक्ष। रागात्मक पक्ष में वस्तु की अनुपस्थिति में उसकी कमी की कष्ट में अनुभूति रहती है। यानी कि जब तक वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो हमें एक कमी की एक बहुत ही कष्टमय अनुभूति सी रहती है और उसके मिलने पर सुख और संतोष की आशा से एक सुखमय अनुभूति भी रहती है कि जब वो वस्तु प्राप्त रहेगी तो एक प्रकार के सुख की एक आशा में अनुभूति भी रहती है। संकल्पात्मक पक्ष में इच्छा में साध्य वस्तु को प्राप्त करने की एक क्रियात्मक प्रवृत्ति और कमी को दूर करने की तीव्र प्रेरणा है। यानी इच्छा का जो संकल्पात्मक पक्ष है उसमें साध्य वस्तु जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं वो जो वस्तु है उसको प्राप्त करने की एक क्रियात्मक प्रवृत्ति, एक तीव्र प्रेरणा से विद्यमान रहती है जिस कारण आप उसकी ओर उन्मुख होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इच्छा में, कमी में और भूख में क्या अंतर है। देखने में लगता है कि एक जैसे से शब्द हैं ये, लेकिन इनमें अंतर है, स्पष्ट अंतर है। इच्छा कमी से भिन्न है क्योंकि कमी जो होती है वो तो अचेतन है, अनकॉन्शियस है, जबकि इच्छा तो सचेतन है। और जो इच्छा है वो भूख से भी भिन्न है क्योंकि भूख में क्या होता है कि साध्य वस्तु की स्पष्ट चेतना और भले बुरे का विचार नहीं रहता। जिस चीज की आपको भूख होती है उसकी कोई स्पष्ट चेतना या वो भली है या बुरी है इसका विचार नहीं होता।
यानी कि उसमें ज्ञान नहीं होता, वो केवल क्रियात्मक है। जो भूख है वो केवल क्रियात्मक है, जबकि इस भूख में जब ज्ञानात्मक पक्ष आ जाता है तो वो इच्छा बन जाती है। इसका अर्थ हुआ कि जो भूख है वो केवल क्रियात्मक है और जो इच्छा है वो क्रियात्मक के साथ साथ ज्ञानात्मक भी है। तो ये स्पष्ट है कि जो इच्छा है वो कमी से भिन्न है, क्योंकि कमी तो अचेतन होती है, अनकॉन्शियस होती है, जबकि इच्छा जो है वो सचेतन है, चेतन है वो। और भूख से इसलिए भिन्न है क्योंकि भूख जो है वो केवल क्रियात्मक होती है, जबकि इच्छा जो है वो ज्ञानात्मक भी होती है। दरअसल इच्छा विवेक युक्त मानसिक आवेग होता है, ये एक विशेष बात है। विवेक से युक्त होता है और ये एक तरह का मानसिक आवेग है। उसमें मनुष्य को देश काल परिस्थिति उचित अनुचित आदि बातों का ध्यान रहता है। नैतिक विचार इच्छाओं पर ही आधारित होते हैं, यानी कि जो नैतिक विचार है वो भूख पर या कमी पर आधारित न होकर वो इच्छाओं पर ही आधारित होते हैं। अब एक अन्य प्रश्न ये उठता है कि इच्छा, अभिलाषा और संकल्प में क्या संबंध है, क्या अंतर है? दरअसल इच्छाओं में परस्पर संघर्ष होता है और केवल बलवती इच्छाएं, जो बलवान इच्छाएं हैं, वो इस संघर्ष में विजय प्राप्त करती हैं। अब ये जो प्रभावशाली या बलवती इच्छा है, इसको अभिलाषा कहते हैं, या जैसे आप कहते हैं विष, है ना। तो ये जो बलवती इच्छाओं के संघर्ष में जो सबसे अधिक बलवती, सबसे अधिक प्रभावशाली इच्छा होगी वो अभिलाषा है, वो विष है। ये संकल्प से भिन्न है, क्योंकि एक अभिलाषा एक अकेली प्रभावशाली इच्छा है, जबकि जो संकल्प है वो इच्छाओं के संसार पर अधिकार करने पर निर्भर है। कहने का अभिप्राय ये है कि अभिलाषा और संकल्प में अंतर स्पष्ट करते हुए कि अभिलाषा तो एक अकेली प्रभावशाली या बलवती इच्छा है, जबकि जो संकल्प होता है इच्छाओं का पूरा संसार, जिसमें विभिन्न इच्छाएं हैं, उस पर अधिकार करने पर निर्भर है। इस प्रकार इच्छा जहां एक और कमी और भूख से भिन्न है, वहीं दूसरी ओर वो अभिलाषा और संकल्प से भी भिन्न है। अब यहाँ हम संकल्प को भी अगर अधिक स्पष्ट करें तो संकल्प क्या है? संकल्प का कार्य मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का नियंत्रण करना और नियमन करना है। संकल्प स्वयं कोई कार्य करने की प्रेरणा नहीं देता, ये तो एक तरह की नियामक शक्ति है। ये मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण और नियमन करता है। संकल्प की प्रक्रिया में दरअसल 3 अवस्थाएं दिखलाई पड़ती हैं। सबसे पहले तो सारी प्रवृत्तियां स्थायी रूप से रोक दी जाती हैं इसमें, फिर विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जाता है और तब चुनाव होता है। यानी कि जब आप संकल्प की प्रक्रिया में होते हैं तो सबसे पहले तो जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो परमानेंट रोक दी जाती हैं। फिर क्या होगा कि जो विभिन्न विकल्प हैं, जो ऑप्शंस आपके सामने हैं, उस पर आप विचार करते हैं और तब आखिर में आप चुनाव करते हैं और अंत में यानी कि एक मार्ग चुन लिया जाता है। ये संकल्प की अंतिम प्रक्रिया है, अंतिम तत्व है उसका। अब जो संकल्प का विचार है वो हमें चरित्र पर ले आता है। तो प्रश्न उठता है कि चरित्र क्या है? चरित्र का अगर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हम करें तो चरित्र एक पूर्णतः जैसे कहना चाहिए निर्मित संकल्प है। चरित्र एक पूरी तरह से निर्मित संकल्प है। व्यक्ति के ऐच्छिक कार्यों से उसका चरित्र बनता है। संकल्प जो होगा वो पूर्णतः निर्मित जो संकल्प होगा वही चरित्र है और व्यक्ति के ऐच्छिक कार्यों से उसका चरित्र बनता है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। चरित्र एक स्थायी मानसिक प्रवृत्ति है। अब प्रश्न उठता है कि चरित्र और स्वभाव में यानी कैरेक्टर और नेचर में क्या अंतर होता है? तो जो स्वभाव होता है, आपका नेचर होता है, वो जन्मजात होता है, बाय बर्थ, जबकि चरित्र अर्जित होता है। वो आप उसे चरित्र को तो आप अर्जित करते हैं, अर्जन करते हैं, उसे बनाते हैं, कमाते हैं आप उसे। अगला प्रश्न ये है कि चरित्र कैसे बनता है? तो चरित्र स्थायी भावों के संगठन से बनता है। एक्चुअली प्रत्येक वयस्क व्यक्ति में कुछ स्थायी भाव होते हैं, जैसे देशभक्ति का स्थायी भाव होगा या मातृभक्ति का स्थायी भाव होगा या आत्मगौरव का स्थायी भाव होगा। तो जो चरित्र है वो स्थायी भावों यानी सेंटिमेंट्स का संगठन है।
भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न स्थायी भाव प्रधान होते हैं और गौण होते हैं, मुख्य होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। इस प्रकार देशभक्त में देशभक्ति का स्थायी भाव प्रधान होता है। लोभी कोई कंजूस व्यक्ति है, उसमें धन के लिए स्थायी भाव प्रधान होता है। देशभक्त में माता, बाल बच्चे, पत्नी आदि के प्रति भी स्थायी भाव होते हैं, लेकिन ये स्थायी भाव देशभक्ति के स्थायी भाव के अधीन होते हैं। और जब कभी देश, परिवार और व्यवसाय आदि के स्वार्थों में संघर्ष होता है, तब वह देश के स्वार्थों को सबसे अधिक महत्व देता है। तो चरित्र के संगठन में जो गौण स्थायी भाव है, वो मुख्य स्थायी भावों के अधीन होते हैं। कहने का अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ स्थायी भाव होंगे, उनमें कुछ प्रमुख होंगे, कुछ अप्रमुख है, जिसे कहने चाहिए सेकेंडरी होंगे, गौण होंगे। तो जो चरित्र बनता है वो स्थायी भावों के संगठन से बनता है। तो तब होगा जब जो गौण स्थायी भाव है वो मुख्य जो स्थायी भाव है उसके अधीन होंगे, तब चरित्र का संगठन होगा, उसका निर्माण होगा। अगला प्रश्न हो सकता है कि चरित्र और आचरण में क्या अंतर है। तो जो चरित्र है वो आचरण यानी कंडक्ट में अभिव्यक्त होता है। आचरण जो है, जिसे कंडक्ट कहते हैं आप, वो चरित्र का बाह्य रूप ही है। जैसा चरित्र होगा वैसा ही आचरण होगा। चरित्र के अनुसार संकल्प होते हैं, लेकिन संकल्प ही चरित्र को बनाते भी हैं। तो ये हुआ चरित्र और आचरण में अंतर। एक अन्य प्रश्न इससे संबंधित जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि इच्छा, आत्मा और चरित्र का क्या संबंध है। तो इच्छा आत्मा की इच्छा है, आत्मा और चरित्र में घनिष्ठ संबंध है। जैसा चरित्र होगा वैसी ही इच्छाओं से आत्मा संतुष्ट होगी। आत्मा, चरित्र और इच्छा के संबंध के विषय में एक दार्शनिक है म्यूरहेड, उन्होंने लिखा है, कुछ निष्कर्ष निकाले उन्होंने आत्मा, चरित्र और इच्छा के संबंध में। वो ऐसे हैं कि पहली बात तो कि मानव इच्छाएं केवल बुद्धिहीन प्रेरक मात्र नहीं है। ये बुद्धि से रहित केवल ये प्रेरक नहीं है जो बिना किसी प्रयोजन के मनुष्य को कभी इधर कभी उधर कुछ प्रेरित करती रहती हैं। दरअसल जो मानव इच्छाएं होती हैं वो सदैव वस्तुओं के लिए होती हैं, अतः वह पाश्विक भूख या वासना मात्र से भिन्न है। दूसरी बात, वह आत्मा के चरित्र से और आत्मा की संतुष्टि से संबंधित है। और एक अंतिम बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि प्राय इस पर प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि इच्छाओं का जगत क्या है। इच्छाओं का जगत अगर मैकेंजी के शब्दों में कहूं तो मैकेंजी के अनुसार प्रत्येक मनुष्य इच्छाओं के अनेक जगत में रहता है और एक जगत से दूसरे जगत में गुजरता है। ये ही इच्छाओं का जगत है। इच्छाओं का संघर्ष होता है। इस संघर्ष में आत्मा ही संघर्षरत पक्ष होता है और वही संघर्ष का क्षेत्र भी है। यानी कि जो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इच्छा जो है वो आत्मा की इच्छा है, तो इच्छाओं का जो संघर्ष होगा, उसका संघर्षरत पक्ष होगा वो आत्मा ही होगी, संघर्ष का क्षेत्र भी वही होगा। और इसी संघर्ष में नैतिक विवेचन होता है जिसका आधार संकल्प है और जिससे चरित्र बनता है। तो ये था नीति शास्त्र का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, जिसमें हमने इच्छा का, चरित्र का, स्वभाव का, संकल्प का, नैतिक विवेचन, इन सभी का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया। धन्यवाद।